मन से सोचते हैं कि दिमाग से सोचते हैं? लोग सोचते हैं, कुछ कोई विचार आता है उनके दिमाग में या फिर कुछ भी किसी बात को सोचते हैं तो हम लोग मन से सोचते हैं कि दिमाग से तो सोचते उसको तुम कैसे अंतर करती हो? हैं? वही है क्या जैसे समझ तुमने दो शब्द का प्रयोग किया ना, तो उस शब्द के विषय में तुम कुछ जानती होगी ना। मन और दिमाग, तुमने दो शब्द प्रयोग किए, तुम प्रयोग कर रही हो उस शब्द को, तो जान रही हो ना उस शब्द को। कुछ जान रही हो तभी ना प्रयोग कर रही हो। तो जैसे तुम किसको दिमाग कह रही हो, किसको मन कह रही हो? मस्तिष्क और मन का अंतर तुमको समझना है, यही ना? मस्तिष्क और मन का अंतर समझना है। देखो ये मस्तिष्क जो है ना, ये एक भौतिक रूप धारण किया हुआ है। जैसे हम लोग का ये जो खोपड़ी है, इसमें ऊपर में परत है, चमड़े का परत है, फिर उसके बाद हड्डी है, उसका हड्डी को खोल देंगे तो उसमें उसके नीचे भी परतें होती हैं, 3 परतें। उसके बाद फिर निकालेंगे तो उसमें जो निकलेगा मांस का लोथड़ा सा जैसा निकलेगा, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, तो वो उसको मस्तिष्क कहा जाता है। यानी मस्तिष्क एक भौतिक चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन उसके भीतर जो कार्य हो रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, तो उस सिस्टम को मन कहेंगे। उसके भीतर में जो कार्य चल रहा है, संवेदना जो उसमें आ रही, तो अब मन के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक वह हिस्सा जिसको कि हम काबू में रखते हैं, एक वह हिस्सा जो हमारे काबू में नहीं होता है, जिसके विषय में हम नहीं जानते रहते हैं, जो अपना कार्य कर रहा होता है। तो वह हिस्सा होता है एक, जो कि हम जानते हैं, एक को हम नहीं जानते हैं। उसी तरह से अब मस्तिष्क का जो हिस्सा है, ये भौतिक कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे दिल को धड़कना है, तो यह जो है मस्तिष्क का काम है, दिल को धड़काना या भूख को लगाना या हाथ को इधर से इधर उठाने का काम करना, ये जो है ये मस्तिष्क का काम है। अब इस मस्तिष्क का जो काम है, तो इस मस्तिष्क का काम है क्या? रासायनिक काम जितना हो रहा है, ये सब मस्तिष्क के जरिए हो रहा है। विद्युत संबंधित जितना कार्य हो रहे हैं, सब मस्तिष्क के जरिए हो रहा है। इसमें विद्युत लगेगा ना, चलेगा तो विद्युत लगेगा, फिर इसमें रसायन आएंगे, शरीर में हार्मोन बनते हैं, तो वे इसमें लगेंगे। ये सब मस्तिष्क का काम है। लेकिन इनको कौन प्रेरित करता है? रसायन बनने के लिए इसको जो प्रेरित करता है, उसी को मन कहा जाता है। यानी वो एक सॉफ्टवेयर कॉपी है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर कॉपी है। और मस्तिष्क जो है ये हार्डवेयर है, लेकिन हार्डवेयर के अलावा ये कुछ और भी है। जैसे विद्युत है उसमें, ये सब है, ये भी है। और वो शुद्ध रूप से मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो इनको प्रेरित करता है। वहाँ विद्युत को संचार करता है, प्रेरणा, विद्युत को भी प्रेरणा देता है वो। तब जाकर के रसायन को प्रेरणा मिलती है चलने के लिए, फिर खून को प्रेरणा मिलेगी, और अन्य जो शरीर में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हाँ, तो उन सबको प्रेरणा मिलती है। ये तो मस्तिष्क का काम है। और मन का काम है, उसको सॉफ्ट कॉपी है वो एक तरह से समझ लो कि वो संविधान है, उस तरह से समझ लो। वो जो नियम कानून वहाँ से वो चल रहा है, तो वो निर्देश दे रहा है अधिकारियों को कि हाँ ये करो, उस तरह से है वो। तो वो बहुत सूक्ष्म होता है, मन बहुत सूक्ष्म है। उसको अगर तुम मस्तिष्क को तुम काटोगे तो मन नहीं निकलेगा, मन नहीं मिलेगा मन, लेकिन मस्तिष्क मिल जाएगा। यानी मस्तिष्क को हम जो है वो कर सकते हैं, खोज सकते हैं, समझ गई? उसको हम निकालेंगे तो उसमें दिख जाएगा, हार्मोन्स मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन मन वहाँ नहीं मिलेगा। तो वह एक ऐसा बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। फूल जो है, फूल को देखोगी तो सुंदर लगता है ना, लेकिन उसको कहीं खोज सकती हो सुंदरता इसमें कहाँ है? हाँ, किसी के ऊपर है? ऐसा नहीं ना है। उसको चीरोगी, फाड़ोगी, काटोगी, फूल को तो नहीं ना मन चलेगा सुंदरता कहाँ है। तो उसी तरह से हमारा मन को कहीं चीरो, फाड़ो, काटो, निकालो, कुछ नहीं, इसमें मन नहीं मिलेगा तुम्हें। मन तो इसका बहुत सूक्ष्म तत्व है, वह इनके जरिए नहीं पकड़ा जा सकता है।
मशीनों के ज़रिए जो हम उसमें जानते हैं वो मस्तिष्क को जानते हैं, मन को नहीं जान पाते हैं। मन मस्तिष्क को चलाता है, मन सूक्ष्म है और वो भौतिक पिंड नहीं है। उसको सूक्ष्म ऊर्जा कह सकती हो। वो सूक्ष्म ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र है जो हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर के अन्य हिस्से को भी नियंत्रण में रखता है। हम लोग अपनी इंद्रियों से, जैसे हमारे आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, जीभ हैं, त्वचा है, इन सब से जो संवेदना जाती है वो मस्तिष्क के जरिए वो मन में जाती है। जैसे आँख से गुजर के, कान से गुजर के, नाक से गुजर करके संवेदना मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क के बाद वो कहाँ जाती है? मन में जाती है, सूक्ष्मता में। वहाँ मन में जा करके उसका फिर प्रोसेसिंग होता है, उसकी जांच होती है, उसका रख रखाव होता है, देख रेख होता है। तो उसकी जो जांच होती है, विश्लेषण होता है उसका, उस विश्लेषण को करने वाले को बुद्धि कहा जाता है। यानी वो मन का भी सूक्ष्म हिस्सा है बुद्धि, वो मन से भी सूक्ष्म है वह। तो वो बुद्धि वो सब विश्लेषण करता है और उसके बाद वहाँ एक फैसला करता है। बुद्धि का काम है फैसला करना, तो वहाँ से बुद्धि फैसला करती है, ये चीज़ है, इससे ये होना है, ये होना, ये होना। और जब उसने निर्णय दिया, वह निर्णय बुद्धि के जरिए इंद्रियों को आ जाएगा, मस्तिष्क को आ जाएगा। वहाँ से जो है फिर हमारे ये कर्म इंद्रियाँ हैं, इसको आ जाएगा, ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो ये बुद्धि का हिस्सा है। बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है, बुद्धि को कौन प्रेरित करता है कि वो विश्लेषण करे? एक प्रश्न खड़ा होगा ना कि बुद्धि को कौन कहता है कि ये विश्लेषण करो? उसको शक्ति कौन देता है? उसको प्रेरणा कौन देता है? तो उसको प्रज्ञा देती है। वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। हाँ, समझे? तो प्रज्ञा जो है वो, बल्कि इसके बीच में एक और अवस्था एक आती है, उस अवस्था का नाम है विवेक। विवेक जो है ना, लेकिन विवेक हर समय अच्छे ही अर्थ में प्रयोग होता है। यानी सही निर्णय देने में, न्याय करने में, हाँ, किसी का भला करने में, उसमें जो बुद्धि का निर्णय है ना, बुद्धि का वह हिस्सा जो ऐसा करता है उसको कहा जाता है विवेक। सही गलत का जिसको भान होता है और उसके हिसाब से जो निर्णय देता है, सही के पक्ष में निर्णय देता है। हाँ, और अगर सही के पक्ष में नहीं दिया तब उसका मतलब वो बुद्धि का उसने खेल दिया। तो धूर्त लोग जो होते हैं तो उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो सही निर्णय उसका नहीं होता, वो स्वार्थी निर्णय होता है। और विवेक का जो सूक्ष्म हिस्सा है वह प्रज्ञा है। प्रज्ञा का जो सूक्ष्म है, प्रज्ञा को जो प्रेरणा देता है वो आत्मा है। हाँ, उसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा अविभाज्य तत्व होता है, वह स्व प्रेरित होता है। वह वहाँ से सब कुछ वहीं से ही उत्पन्न होकर निकलता है, आत्मा से ही। आत्मा से प्रज्ञा, प्रज्ञा से विवेक, विवेक से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से मस्तिष्क, मस्तिष्क से हमारा शरीर। इस तरह से श्रृंखला से होते हुए ये आता है और इसी श्रृंखला से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आत्मा तक, जिसको आत्मा का बोध होना है, उसको इसी तरह से जाना पड़ता है। यानी हम शरीर पर साधना करेंगे, फिर हम मस्तिष्क पर साधना करेंगे, फिर मन पर करेंगे, फिर बुद्धि पर करेंगे, फिर विवेक पर करेंगे, फिर प्रज्ञा पर करेंगे, तब हम आत्मा में तक पहुँचेंगे। नहीं तो उससे सूक्ष्म नहीं है। परमात्मा तो बड़ा है, विशाल है। सूक्ष्मता में आत्मा परमात्मा बराबर है, सूक्ष्मता में उनमें अंतर नहीं है। हाँ, परमात्मा समग्र अस्तित्व हो गया। सूक्ष्म मतलब आत्मा समझ लो जैसे कि तुम एक हो गई तो आत्मा हो गई, और पूरा जितना मानव जाति है, पूरे समाज जितना है, सब मिला करके देखा जाए तो परमात्मा हो गया, मानव जाति हो गया। चाहे और भी जो ये सब हैं, क्या कहते हैं, पशु पक्षी, ये वो जितना है, सबको यदि मिला दिया जाए तो समझ लो कि परमात्मा हो गया, और तुम मान लो एक आत्मा हो गई। इस तरह से है। तो आत्मा का मतलब एक छोटा यूनिट है परमात्मा का।
बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो एक छोटा यूनिट है। हमारे जो होते हैं इसी तरह से ये प्रोसेस में आते हैं तब हाँ, परमात्मा का मतलब पूरा अनंत अस्तित्व हो गया, अनंत सूक्ष्म अस्तित्व। परमात्मा और परमेश्वर में अंतर होता है। अमूमन लोग सोचते हैं कि एक ही नहीं है, परमात्मा और परमेश्वर अलग अलग है। परमात्मा में सूक्ष्म होते होते हम लोग गए। हाँ, अब ये जो हमारा शरीर से हम लोग गए थे, शरीर से मस्तिष्क तक गए थे, ऐसे से गए थे। अब मान लो इस शरीर से अगर हम बड़ा होते जाएं तो अब इस शरीर से जैसे इतना बड़ा हो गए, पृथ्वी हो गए। हाँ, इस पृथ्वी में पृथ्वी ऐसे ऐसे पृथ्वी मिल करके कितने ग्रह तरह मिल करके वो बन गए हैं, सौरमंडल बन गए हैं। ऐसे ऐसे सौरमंडल सब मिल करके जो है आकाश गंगा बन गई है। ऐसे ऐसे आकाश गंगा मिल करके कितने सब बहुत सारे पूरा ब्रह्मांड बन गया ना। फिर वैसे ऐसे कितने ब्रह्मांड बन गए। इस तरह से जो सबसे बड़ा यूनिट की ओर जब हम जाएंगे तो जो अस्तित्व आएगा, उसके बाद जो बच जाएगा और जिसका हम अंत नहीं कर पाएंगे वो ईश्वर है। उसको ईश्वर कहा जाता है। अनंत है वो, उनका फैलाव, उनका ऐश्वर्य अनंत है। और उस ईश्वर को, और ये जो प्रकृति है, प्रकृति यानी जहाँ तक हमारी आंखें देख पाती हैं, आंखें या मतलब हम लोग की जो भी इंद्रियां हैं जो देख पाती हैं या कल्पना कर पाती हैं, सोच पाती हैं, महसूस कर पाती हैं, या मशीनों से जो लोग जांच कर सकते हैं, ये इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थात जहाँ हमारा विभाजन हो सकता है या संयोजन हो सकता है किसी चीज़ का, जब हम किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, जहाँ तक ये जोड़ने और टूटने की प्रक्रिया होती है, हो सकती है, वहाँ तक प्रकृति है। समझ गई? तो इसके बाद जो जुटने टूटने के बाद की जो बच जाती है स्थिति, वो ईश्वर हो गया। और उस ईश्वर को और इस प्रकृति को अगर मिला देंगे तो ये कहलाएगा परमेश्वर। इस प्रकृति को और इस ईश्वर को मिला देंगे तो परमेश्वर कहलाता है। और उस परमेश्वर को, इस प्रकृति को और उस परमात्मा को, इन सबको मिला देंगे तो पर ब्रह्म परमेश्वर कहलाता है। वो सबसे बड़ा यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट नहीं होता। यानी पर ब्रह्म परमेश्वर सबसे ऊपर होते हैं, उससे ऊंची अवस्था नहीं हो सकती किसी की भी। नहीं, निर्गुण सगुण सब होते हैं। वो निर्गुण थोड़ी होंगे, वो सब होंगे, उसमें सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा। परमात्मा सिर्फ निर्गुण होते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है। और पर ब्रह्म परमेश्वर में सब है। वो सबसे ऊंची अवस्था है। उसमें निर्गुण सगुण आकार निराकार जितने भी प्रकार की जो चीज़ें तुम सोच सकती हो जो कही गई हैं, सब उसके तहत हैं। उससे बाहर कुछ नहीं है। निराकार को भी तो अंत में साकार के ही रूप में बताना है। वो निराकार वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, आकार के विरुद्ध नहीं होता है। वही आकार इतना जब सूक्ष्म हो जाता है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते, अनुभूत नहीं कर सकते, न जान सकते, तो उसी को हम निराकार कहते हैं। हाँ, मतलब जैसे निराकार को मानते हैं या ऐसे इस तरह से निराकार वास्तव में कुछ नहीं होता है। निराकार में कोई होता ही नहीं है। निराकार अंतिम नहीं, निराकार होता ही नहीं है। होता तो साकार ही है, लेकिन निराकार उसको कहा जाता है, उस आकार को निराकार कहा जाता है जिसको कि हम लोग नहीं अनुभूत कर सकते, न जांच सकते किसी प्रकार से। इतना सूक्ष्म हो गया है या इतना विराट हो गया है कि वो आकार की जो सीमा है उससे बाहर हो गया। उसको आंकने की जो सीमा है ना, उससे बाहर हो गया है आकार ही, लेकिन उसकी जांच की सीमा से बाहर हो गया। जांच की सीमा से बाहर हो जाने के कारण ही उसको निराकार कहा जाता है। लेकिन जब उसमें आकार ही नहीं होता तो आपको पता कैसे चला? पता चलने की जो इंद्रियां होती हैं तो कैसे अनुभूत कैसे किया? क्योंकि अनुभूति जहाँ अनुभूति, यह सोचो कि जब हम लोग का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ था, अगर तुम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ती हो तो जानती होगी कि मस्तिष्क सबसे बाद में विकसित होता है।
तो उसके पहले आखिर भ्रूण कैसे बढ़ रहा था? तो भ्रूण बढ़ रहा था तो उस वक्त मस्तिष्क विकसित नहीं था, फिर भी उसमें कुछ सूचनाएं थी, तभी तो बढ़ रहा था। तो वो उत्तकों के रूप में था, वे सब आपस में सूचनाओं का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और विकसित हो रहे थे। और जब उत्तक नहीं बने थे, जब कोशिका थी, तो वहाँ भी सूचना थी, तभी तो फिर उत्तक बनाए। जब एक कोशिका सिर्फ थी भ्रूण में के रूप में, तो उस वक्त भी उसके पास सूचनाएं थी, तमाम सूचनाएं थी, ऐसी सूचनाएं थी जिसको मस्तिष्क बना दे वो। तो इसका मतलब है उसके भीतर जो सूचनाएं थी वह और सूक्ष्म थी। अगर कोशिका को भी देखा जाए, जब कोशिका के रूप में नहीं था तो डीएनए के रूप में था, क्रोमोसोम्स के रूप में था। तो क्रोमोसोम्स भी जो था उसमें सूचनाएं थी। उससे भी सूक्ष्म में जाओगे तो डीएनए में सूचनाएं थी। डीएनए से भी सूक्ष्म में जाओगे, आखिर डीएनए में भी जोड़ तोड़ हो रहा है, गतिविधि हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है? तो उसके भीतर भी सूचनाएं हैं। वे जो सूचनाएं हैं वे मन हैं, जो इतने सूक्ष्म हैं कि उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। उनको मन कहा गया है। यानी वो हार्ड कॉपी नहीं है, कहने का मतलब कि वो आकार में नहीं है एक अर्थ में। तो वो इतना सूक्ष्म हो गए हैं कि उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि वो हम लोग जो कल्पना कर सकते हैं जिस बिंदु की, उस बिंदु से भी सूक्ष्म अस्तित्व में वे चले गए हैं। इसके कारण ही उसका डिटेक्शन नहीं हो रहा है। परंतु वे जो हैं वे ये संभावना रखते हैं कि डीएनए और उसके जो बेसिक पेयर्स हैं उनको बना दें, फिर डीएनए बन जाए। इस तरह से माने एटम से भी सूक्ष्म हो जाए। एटम के स्तर पर तो आप विचार समझ सकते हैं, और परमाणु के स्तर पर भी विचार समझ सकते हैं आप। तो अणु परमाणु के स्तर पर आप विचार को समझ सकते हैं, लेकिन उस विचार की और जो सूक्ष्मता है जिसके कारण भाई आखिर एटम भी जो रिएक्शन कर रहा है, तो एटम में भी तो सूचना है, तभी तो रिएक्शन कर रहा है। तो वह जो एटम में जो सूचनाएं हैं जिससे कि वह रिएक्शन कर रहा है, तो उन सूचनाओं का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह मन कहलाएगा। और वह समग्र अस्तित्व का मन है। वह निजीगत मन नहीं है, वह समग्र अस्तित्व का मन है। और उस समग्र अस्तित्व के तहत हमारा एक निजीगत मन है, उसके अंतर्गत उसका एक छोटा सा अंश, और उसका भी जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप है उसी को आत्मा कहते हैं। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकती हो, आत्मा के पहलू को, मन के पहलू को, प्रज्ञा के पहलू को। तो बहुत सूक्ष्म जो स्वरूप है, मन से भी जो सूक्ष्म होता है वो प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा से भी जो सूक्ष्म है उसको आत्मा कहा गया है। तो इस तरह भी जो मानव समाज है वह, जहाँ तक जैविकी की बात है, तो वह भी डीएनए तक ही पहुँचा है। क्योंकि एटम को तो वह जो है वो निर्जीव कर दे रहा है, लेकिन डीएनए को वह जो है जैविक कह रहा है। तो डीएनए का जो बेस पेयर हैं, जैसे एडेनोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो इनको एक वो मध्य स्तर पर मान रहा है कि जो सजीव और निर्जीव दोनों की भूमिका में है। जब जुड़ जा रहे हैं तो सजीव मान रहा है, जब लेकिन नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको एक निर्जीव मान रहा है तत्व। लेकिन जो एक क्लासिफिकेशन किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, इसमें उनको विचार करना पड़ेगा। ये निर्जीव और सजीव की जो बाउंड्री बनाए हैं, ये बाउंड्री ही गलत है वास्तव में। सनातन धर्म तो यह कहता है कि ये प्राण शक्ति है, ये पूरे अस्तित्व में प्रवाहित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसको हम लोग इन सजीव कह रहे हैं उसी में प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति तो पदार्थों में भी प्रवाहित है, और उनकी भी आयु होती है, वे भी ये जुड़ते टूटते हैं, वे भी बढ़ते हैं, घटते हैं। तो इसी तरह की घटनाएं तो मनुष्य में भी होती है। अब उनको
पूरी सूक्ष्मता के साथ जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि ये प्राण शक्ति का प्रवाह जो है बहुत सार्वभौमिक प्रवाह है। और यह जो सार्वभौमिक मन है, बहुत बड़ा मन, पूरे अस्तित्व का मन, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मस्तिष्क और मन का अंतर समझ गई होगी, मैं समझता हूँ। ओम।